नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम पार्ट टू लेके आए हैं, प्रारंभिक गणित हल प्रश्न पत्र के 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। एसएससी जीडी मॉडल प्रैक्टिस सेट जो कि 2023 में होने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो उसी की तैयारी हम करवा रहे हैं आपको दोस्तों। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ये सब्सक्राइब का बटन दिया है इसको आप दबा दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और हमारा पहला प्रश्न है कि गरिमा ने एक बैग अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद 816 रुपये में खरीदा, तो बैग का अंकित मूल्य बताइए। इसमें बताया गया है कि गरिमा ने जो एक बैग है वो खरीदा है, ठीक है, तो उसको उसमें जो है 15% छूट मिली है। अंकित मूल्य पर 15% छूट मिली है, तो छूट के बाद जो है उसको 816 रुपये का बैग पड़ा, ठीक है। तो इसमें हम इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो जो 816 रुपये है वो आपका 15% की छूट के बाद है, ठीक है। तो हम इसमें मान लेते हैं कि जो बैग का अंकित मूल्य है वो एक्स है, ठीक है। तो एक्स का 15% कितना होगा, सॉरी, जो एक्स का है वो 85% हमारा है 816, ठीक है। तो एक्स का जो है 85% है वो है आपका 816, क्योंकि 15% छूट मिल गई, ठीक है। तो बचा 85% जो कि आपका है 816 के बराबर है, ठीक है। अब इसको हम हल कर लेते हैं। जब इसको हल करेंगे तो एक्स गुड़े 85/100 बराबर 816, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का मान निकाल लेते हैं हम। एक्स का मान निकलेगा इसमें 816 गुड़े 100/85। इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 960, जो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 10 और 38 के बीच की सभी विषम पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा। तो 10 और 38 के बीच सभी विषम पूर्ण संख्याएं, तो 10 और 38 के बीच हम जानते हैं कि जो विषम संख्या होती हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये विषम संख्या होती हैं। तो 10 और 38 के बीच विषम संख्या हमें निकालनी है और उनका योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम पहले एक श्रेणी बनाते हैं 10 और 38 के बीच विषम संख्याओं की। तो विषम संख्या कौन सी होंगी हमारी, 11, 11, 13, 15, यहाँ से लेकर के आपकी जो है 38 के बीच, तो 38 के पहले आता है 37, तो ये भी हमारी विषम संख्या होगी, ठीक है। तो ये श्रेणी बन गई। आप कॉपी और पेन लेके इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों, जिससे आप भी अपने कॉपी पर पेन से हल कर सके, तो जिससे आपको आसानी होगी समझने में। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम, जो कि है L = A प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आपका जो है अभी आगे आने वाले जो प्रश्न है उनमें भी ये इस्तेमाल होगा, तो ये आपको फार्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। और एक और फार्मूला है जो कि योगफल का है। ये तो जो है संख्या निकालने का है कि n जो है यहाँ पे संख्या है, ठीक है, और a है प्रथम अंक और l है अंतिम संख्या और a है पहली संख्या और d है उनका सर्वांतर जो होता है, जैसे 11 और 13 के बीच अंतर 2 है ना, तो 2 हो गया यहाँ पे सर्वांतर आपका, मतलब दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, ठीक है। 13 - 11, तो यहाँ पे 13 - 11 सर्वांतर आपका 2 हो गया, ठीक है। और एक और फॉर्मूला है आपका जो संख्याओं का योग निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, ये होता है S = n/2 A + L, ठीक है। तो ये आपके दो फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। तो पहले हम इसका जो है n निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसका योगफल निकालते हैं, ठीक है। ये आप साथ में नोट करते रहिएगा। तो फॉर्मूले में हम देखते हैं कि 11 + 13 + 15 ... प्लस 37, अंतिम अंक होगा 37। तो इसमें फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो एल हमारा कितना है 37 = पहली संख्या है हमारी 11, प्लस लगाएंगे, एन निकालना है हमें, और सर्वांतर कितना है हमारा 13 - 11, 2 सर्वांतर है यहाँ पे, तो 2 रख देंगे, ठीक है। और इसको हल कर लेंगे हम। तो इसको जब हल करेंगे दोस्तों, तो जो इसका आंसर आएगा जो मैंने हल किया है, तो n = 14 आएगा इसका आंसर, ठीक है।
फिर n बराबर आएगा आपका 14। अब हमें इसका योगफल निकालना है संख्याओं का। संख्या कितनी हमारी 14 संख्या है, ठीक है। आपका जो nवा पद है वो आपका 14 हो गया। अब योगफल निकालने का फॉर्मूला होता है आपका s बराबर a/2। तो a आपका सॉरी n/2, तो n आपका कितना है 14/2 प्लस प्रथम संख्या जो 11 है और l आपकी है 37। अब इसको हल कर लेंगे। तो आपका ये हो गया, ठीक है। तो इसको हल करने पे इसका आंसर आएगा 336। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लाया जाए। हाँ, हमारा अगला प्रश्न है कि 39 और 124 के बीच जो है 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो 39 और 124 के बीच 6 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो जो 6 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, ठीक है, वो 39 और 124 के बीच जो संख्याएं हैं वो कितनी है। तो संख्या निकालनी है हमें, उनका योगफल नहीं निकालना है हमको, संख्या निकालनी है, मतलब हमें n ज्ञात करना है, ठीक है। तो n ज्ञात करने के लिए हमें n ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें l, a और d निकालना होगा, ठीक है। तो पहले हमें श्रेणी बनानी पड़ेगी। इसमें 39 और 42 के बीच जो संख्या होती है जो 6 से विभाज्य होती हैं वो होती हैं आपकी 42, 48, ऐसे करके आपकी अंतिम संख्या होगी 120, क्योंकि 124 के बीच बताया गया है, 124 के बीच। तो 124 के बीच जो है 120 इससे पहले आता है, तो ये जो है 6 से विभाज्य है। तो हम फॉर्मूले में इसको इस्तेमाल करते हैं। l बराबर 120 है, l है आपका 120, तो l बराबर हो गया आपका, पहली संख्या है 42, l बराबर a, मतलब a हो गया आपका 42 प्लस n निकालना है हमको, n है संख्याएं, ठीक है। और समांतर हो गया आपका 48 माइनस 42, 48 माइनस 42 6, ठीक है। इसको हल करेंगे तो n बराबर आपका आएगा 120 माइनस 42। ध्यान से दोस्तों देखते रहिएगा, ठीक है। और वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। +1, तो n बराबर आपका आएगा 14, ठीक है। n बराबर आपका आएगा 14। आप इसको कॉपी में हल कीजिएगा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पे टिक लगाया जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है, ओके। तो अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 52 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। मतलब 52 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो इसमें भी हम एक श्रेणी बना लेंगे और उनका योग निकालना है हमको। तो 52 से विभाजित होने वाली संख्याएं हम देखते हैं। सबसे पहले तो 104 आता है, ठीक है। जो 52 को 2 से गुणा करेंगे, 52 दूना 104, ठीक है। उसके बाद 156, ये हम दो संख्याएं निकाल लेंगे 52 से गुणा करके, ठीक है। सॉरी 156 है यहाँ पे। और अंतिम संख्या आएगी 988, ठीक है। अब ये हमारी एक श्रेणी बन गई, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। l बराबर a प्लस n-1 d, ठीक है। l हमारा कितना है 988 इक्वल टू 104 हमारा क्या है प्रथम संख्या प्लस n-1। 52 क्या है आपका सर्वांतर है, मतलब प्रथम संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर 104 और 156 के बीच का अंतर, मतलब 156 में से जब 104 को माइनस करेंगे, 156 में से 104 को जब माइनस करेंगे तो ये 52 आएगा, जिसे हम सर्वांतर कहते हैं, ठीक है। तो इसको अब हल करते हैं और n का मान निकालते हैं। तो हमने हल किया इसको, तो हल करने पे इसका आप भी अपनी कॉपी और पेन लेकर के इसको कॉपी पे हल करेंगे तो इसका मान आएगा आपका 988 माइनस 104। दोस्तों साथ में इसको हल कीजिए, ठीक है, साथ में लगाइए इसको, तभी आपको समझ में आएगा। देखने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद अपना पेन और कॉपी लेकर के उसको हल करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी हम समझा रहे हैं, अगर कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और तो इसका n का मान आएगा आपका यहाँ पे 18, ये आपका n का मान आ गया 18 आपका। अब इसका योगफल निकालेंगे। तो योगफल का फॉर्मूला होता है s बराबर n/2। तो n कितना था हमारा 18, n आया था हमारा 18 और a है हमारा 104,
ये है हमारा 104 प्लस जो हमारी अंतिम संख्या है वो है 988। ठीक है, इन्होंने नोट किया उनको मालूम होगा ये। तो इसको हम निकाल लेते हैं। जब इसको हल करेंगे तो आपका आएगा, ठीक है, तो 9 गुणे 92, यह आपका आ गया 9828। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। सो इसका आंसर हो गया 9828। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4। ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 81% खर्च कर देता है और 8,740 रुपये की मासिक बचत करता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है? मासिक आय निकालना है हमें दोस्तों। तो जो है उसकी मासिक आय जो है, हम मान लेते हैं कि उसकी जो मासिक आय है वो 100 रुपये है। सॉरी 100 नहीं, यहाँ पे 81% दिया गया है ना, तो हम उसकी मासिक आय मान लेते हैं एक्स है। उसकी मासिक आय एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो जो है आपकी जो मासिक आय है उसका आपने 81% खर्च कर दिया। ठीक है, मान लीजिए आपको 100 रुपये मिले तो आपने उसमें 81 रुपये खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने बचे? 19 रुपये। तो जो 19% है वो आपका है 8740, मतलब 8,700 रुपये की वो बचत, 8,740 रुपये की वो बचत करता है। तो 19% हो गया आपका 8,740 रुपये के बराबर। ठीक है, तो जो एक्स उसकी मासिक आय है उसका जो है 19% किसके बराबर है? 8,740 के। ठीक है, तो इसको हल करते हैं, एक्स का मान निकालते हैं। 8,740, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अगर आप वीडियो को रोक करके भी इसको नोट कर सकते हैं। तो एक्स का यहाँ पे मान आएगा, कितना था? 8,740 इंटू 100 और 19। ठीक है, तो एक्स यहाँ पे कितना आ गया? 46,000। एक्स आपका आ गया 46,000 रुपये। ठीक है, तो एक्स हमारी मासिक आय कितनी होगी? 46,000। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आप देख रहे हैं, इस पर टिक लगाया जाए। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो आपका इस तरीके के परीक्षा में 1-2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में देखिएगा, समझने लायक प्रश्न है कि इसमें जो है आपको जो अंडर रूट के अंदर फॉर्मूला बनता है या फिर कुछ कॉमन लेकर के काट पीट के अंडर रूट से बाहर निकाल के उसको हल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फार्मूला बनना है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक इस प्रश्न में एक फार्मूला बनता है। चलिए हल करते हैं। ये आपका दिया है। ठीक है, तो इसको हम पहले 2 भागों में हल कर लेंगे। 19 लिखा है तो 19 को हम 16 प्लस 3 कर देंगे, और ये 8 लिखा है इसको हम 2 गुणे 4, तो कितना हो गया? 8 हो गया, और गुणे अंडर रूट 3। अब यहाँ पे 16 लिखा है वो आपको 4 का स्क्वायर बनना है, और प्लस 3 जो है इसको हम अंडर रूट 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी ध्यान देने योग्य बात है कि आप अंडर रूट 3 का स्क्वायर, आपको 3 को लिखना है, आपको अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो जो स्क्वायर है वो आपकी करंडी को हटा देगा, तो 3 बचेगा आपका। ठीक है, और फिर ये हो गया 2 गुणे 4 गुणे अंडर रूट 3। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आप नोट कीजिए जल्दी से। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनता है 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से करड़ी से करड़ी हट जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये आपका राइट आंसर होगा। राइट आंसर आपका है 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये आपका उत्तर आया है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि एक्स अकेला किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है तथा वाई उस कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। यदि एक्स तथा वाई मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? सॉरी माफी चाहते हैं। तो जो है कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो हमें एक्स और वाई का कार्य दिया गया है। एक्स उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है। एक्स जो है उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है, और वाई जो है उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है।
ठीक है, तो 30 दिनों पूरा करता है। हालांकि इसका हम एक दिन का कार्य निकालते हैं, इन दोनों का एक दिन का कार्य निकालते हैं। तो जो x का एक दिन का कार्य होगा वो आपका 1/6 हो जाएगा, और y का होगा उसी तरह 1/30। इन दोनों का एक दिन का कार्य हमने निकाल लिया है। अब y, x तथा y मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो हम x तथा y को जोड़ देंगे, इनको दोनों को मिलकर कार्य करना है ना, तो x प्लस y के काम को हम ऐड कर देंगे, तो इनका ये मिलकर जो इनका ये कार्य है वो मिलकर कार्य हो गया। इन दोनों ने अपना जो कार्य है वो मिलकर कार्य किया है, तो इसको हम हल करेंगे। तो ये 6 × 30 बटे में 6 + 30। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा, और अगर आगे आप कौन सी वीडियो चाहते हैं ये भी हमको बताइएगा। हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। तो इसका हम हल करते हैं, तो इसका आंसर आएगा आपका 6 × 30 हो गया आपका 180 36 5। तो ये दोनों x तथा y इस कार्य को मिलकर 5 दिनों में पूरा कर लेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, सी तथा डी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो डी अकेला 40 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। यहाँ पे आपको दिया गया है सी प्लस डी जो है कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। हाँ, तो सी तथा डी मिलकर जो है 8 दिनों में ये कार्य पूरा करते हैं, और डी जो है वो उसी कार्य को अकेले 40 दिन में पूरा करता है। तो हमें जो है सी का कार्य निकालना है, तो हम जो है डी को इन दोनों के कार्य से माइनस कर देंगे, तो हमारा सी का कार्य निकल आएगा। ये जो दोनों ने कार्य किया है मिलकर के सी प्लस डी, इसमें से हम दोनों के कार्य में से इस डी के कार्य को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा सी का कार्य आसानी से निकल आएगा। तो इसे हमें कैसे करना है, तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए। अगर आपको नोट करने में समस्या रही तो आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। हाँ, तो पहले हम सी प्लस डी के एक दिन के कार्य को निकाल लेंगे। एक दिन का इनका हो गया 1/8, और डी का एक दिन का कार्य हो गया 1/40। अब सी प्लस डी माइनस डी, तो सी प्लस डी कितना है 1/8 माइनस 1/40। समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, तो इसको हम माइनस कर देंगे। इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा, इसको आप हल कर लीजिएगा, हम जल्दी नहीं बता दे रहे हैं। इसका आंसर आएगा 10। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा है। यदि यहाँ पे प्रश्न में एक गलती थी, तो हमने आंसर इसका निकाला था तो नहीं आ रहा था, तो हमने प्रश्न इसको सही किया था चेक करके, तो यहाँ पे आपका 55 हो जाएगा। ये जो लिखा है यहाँ पे सही कर लीजिएगा इसको। तो यहाँ पे छूट दी जाती है, तो हानि प्रतिशत क्या है? अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा है। जो उसने वस्तु को खरीदा है, ठीक है, तो उस पर जो मूल्य अंकित है वो 40% ज़्यादा है। तो जो मान लेते हैं कि उसने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा, क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये में खरीदा, तो उसका अंकित मूल्य कितना हो गया? अंकित मूल्य कितना हो गया इसका? अंकित मूल्य इसका हो गया 40% ज़्यादा है। 100 का 40% 40 हो गया, तो 100 + 40 अंकित मूल्य हो गया इसका 140 रुपये। ठीक, अब यदि 55% की छूट दी जाती है, अब 140 पे 55% की छूट देते हैं हम, 140 पर हम 55% की छूट दे देते हैं, तो 140 × 55/100, तो यह आपका आएगा 77 रुपये। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, यह आपका आएगा 77 रुपये।
अब हमारा कितना आया 77, यह आपका आ गया विक्रय मूल्य जो 55% की छूट के बाद था, ये आ गया। ठीक है, अब हानि कितनी हुई, तो हानि हम जो है 100 में से 70 को हटा देंगे, तो हानि आपकी हो गई 23%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए अगला प्रश्न। हाँ, यहाँ पे है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 26.95 है, सही है। यदि 23% की छूट दी जाती है तो अंकित मूल्य क्या होगा। अब जो है 23% की छूट दी गई है, जो अंकित मूल्य है उस पर 23% की छूट दी गई है, तो वो वस्तु बिकी है 2695 रुपये में। तो मान लेते हैं कि अंकित मूल्य है x रुपये, ठीक। अब अंकित मूल्य है हमारा x रुपये। अब जो अंकित मूल्य था उस पर 23% की छूट दी गई, तो हम 100 में से 23 हटा देते हैं। अंकित मूल्य था, माना अंकित मूल्य हमारा 100 रुपये था, ठीक है। अंकित मूल्य माना हमारा x है, ठीक। तो x पे हम जब 23% की छूट देंगे तो वो कितना बचेगा, तो वो हमारा बचेगा x गुणे सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 23 की छूट दी गई है, 23 की, तो x गुणे ये हो गया 70%, ठीक। अब जो छूट दी गई है तो ये वस्तु बिकी है 2695, छूट देने के बाद 23% की अंकित मूल्य में 23% की छूट देने के बाद ये हमारा अंकित मूल्य है, इस पे जो हमने 23% की छूट दी तो ये इतना आ गया, ठीक। अब ये हमारा जो है विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इतना आ गया, तो वस्तु इतने में बिकी, ठीक। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं, हल कर लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ये हो गया आपका x गुणे 77/100 बराबर 2695, ठीक है। तो इसको हल करने पे आपका जो है आंसर आएगा, आप इसको अपने कॉपी पे पेन से हल कीजिएगा, तो इसका जो उत्तर मैं आपको सीधे से बता दे रहा हूँ हल करके, 3500, इसका सही उत्तर होगा 3500। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 पे टिक लगाइए, ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है 3 खिलाड़ियों ए, बी तथा सी द्वारा बनाए गए कुल रन 1800 हैं। ए तथा बी द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात, ए और बी का अनुपात है कितना है 5:7, और बी और सी का अनुपात है 3:2। हाँ, तो यहाँ पर भी आपका बी दिया गया, यहाँ पर भी आपका बी दिया गया है, तो यहाँ पे बी का मान है 3, यहाँ पर बी का मान है भी 7। तो हम पहले अनुपात को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो हम जो है इसमें ए अनुपात बी में हम कितने से गुणा करें, 3 से गुणा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो हम 3 से गुणा कर देंगे, 7 या 21 हो जाएगा। और बी अनुपात सी में हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ए अनुपात बी आ जाएगा 15:21। ये आपका हो गया ए अनुपात बी, और बी अनुपात सी आपका हो गया 21:14 हो गया, ठीक। अब ए अनुपात बी अनुपात सी आपका हो गया 15:21:14, इनको जोड़ लेंगे 15, 21, 14, 15 + 21 + 14, तो यहाँ पे आपका ये कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा, 50 हो गया, ठीक है। अब हमें ए का अनुपात निकालना है, सॉरी ए द्वारा कितने रन बनाए गए, ए द्वारा कितने रन बनाए गए, ए द्वारा कितने रन बनाए गए, तो हमें ए का निकालना है। तो अभी हमने जो तीनों का अनुपात निकाला, वो जब तीनों को जोड़ दिया तो उसमें 50 आया, ठीक है, उसका मान आया 50। अब हमें ए का निकालना है, तो क्या करना होगा हमें, जो ए का निकालने के लिए सबसे पहले हम 1800 भागे 50 करेंगे,
ठीक। तो हमें 1 अनुपात मिल जाएगा। अब इसको 1 अनुपात मिल गया तो हम इसे 15 से गुणा कर देंगे, तो ये जो है ए का मान निकलेगा, क्योंकि ए का मान कितना था 15 और बी का था 21 और सी का था 14। तो हम ए का निकालना था, तो हमने 1800 को 50 से जब भाग करेंगे तो हमारा 1 अनुपात निकलेगा, 1 निकलेगा। और हमें ए का मान है 15, तो हमें 15 से गुणा कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा आपका, इसको हल करेंगे जब, इसको हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 180 गुणे 3। समझ में आया ना दोस्तों? ठीक है, तो आ जाएगा आपका 540। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं। एक्स तथा वाई की मासिक आय का अनुपात क्रमशः 5:11 है। उनकी आय में 24,000 रुपये का अंतर है, तो वाई की मासिक आय क्या है? एक्स और वाई की मासिक आय का अनुपात है 5:11। तो हम कोई जो है मान लेते हैं कि हम उनकी जो है हम के एक अनुपात लेते हैं, सॉरी के एक कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो 5 के और 11 के में से हम 5 के माइनस करेंगे तो उनका अंतर है 24,000। ठीक है, दोनों की एक्स और वाई की मासिक आय का अनुपात 5:11 है, मतलब जो है वाई की मासिक आय 11 गुना है और 11 है, और जो एक्स की मासिक आय है वो 5। तो मतलब इनका जो अंतर है, मतलब वाई की मासिक आय ज़्यादा है। ठीक है, वाई की 11 के है और 5 और एक्स की 5 के है, तो इन दोनों का अंतर है 24,000। अब इसको हम हल कर लेंगे। के का मान हो गया आपका 4,000। अब वाई की मासिक आय क्या है? अब 11 के है ना यहाँ पे, तो हम के का मान रख देंगे 11 गुणे 4,000, तो कितना होगा आपका 44,000। ठीक है, राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत है 37। इन 9 में से सबसे छोटी संख्या क्या है? तो ये भी एक अनुक्रम और श्रेणी का प्रश्न है। अनुक्रम और श्रेणी से जो है परीक्षा में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, जो अभी तक हमने देखे हैं। लाभ हानि प्रतिशत से और अनुक्रम और श्रेणी से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 9 क्रमागत संख्याएं, तो मान लेते हैं क्रमागत संख्याएं हमारी हैं x+1 x+8, ये पहली हो गई, दूसरी हो गई, इसी तरह x+8 तक जाएंगे तो हमारी 9 संख्या हो जाएंगी। अब इनका जो योग है औसत 37 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 9 गुणे x प्लस 8 गुणे 9/2 करेंगे, तो इनका जो है 9 गुणे 37, औसत है 37, तो ये हो गया योग। देखिए 9 क्रमागत संख्याएं हैं, सॉरी 9 क्रमागत संख्याओं का औसत है 37, तो औसत 37 है, तो इनका योग निकालने के लिए हम 9 गुणे 37 करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया 9 में से सबसे छोटी संख्या क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। तो क्रमागत संख्या माना था हमने x+1 डॉट 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 x+8, तो यहाँ पे इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा, x बराबर आएगा 36/9। x का मान कितना आ गया आपका, इसको हल कर लीजिएगा 33, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत में क्या है? सॉरी क्षमा चाहते हैं। यदि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब जो 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है ये है 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो मतलब हानि निकालनी है इसमें, मतलब किसी व्यक्ति ने 5 वस्तुएं खरीदी और 8 वस्तुएं जब बेची तो उसने जितने में खरीदा था उसकी पूर्ति हो पाई, मतलब जो 5 वस्तुओं को उसने क्रय किया और 8 वस्तुओं को बेचा वो इसका बराबर है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत निकालनी है हमें। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हानि प्रतिशत किस पे निकलती है? हानि निकलती है विक्रय मूल्य पे। जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो उस पर हमारी हानि निकलती है। तो हमारी जो है कितनी वस्तुएं हैं? 8 वस्तुएं हैं। विक्रय मूल्य जो उसने 8 वस्तुओं को बेचा है, ठीक है, अब उसकी जो हानि हुई वो कितनी 3 वस्तुओं की हुई,
ठीक है, तो उसने 8 वस्तुएं बेची है, तो 5 वस्तुएं उसने खरीदी, 8 वस्तुएं उसने बेची, तो जो है उसके पास 3 वस्तुओं की कमी हुई, तो उसके पास 3 वस्तुओं की हानि हुई, तो 8 माइनस 5, और ये इसका हमें निकालना है प्रतिशत में, तो इसको हम 100 से गुणा कर देंगे, तो ये आपका आ गया 3/8 गुणे 100। समझ रहे हैं आप? 8 वस्तुएं उसकी विक्रय है और उसकी 3 वस्तुओं की हानि हुई है, क्योंकि उसने 5 वस्तुएं खरीदी थी और 8 वस्तुएं बेची, कुछ वस्तुएं उसके पास पहले से होंगी, तो उसकी 3 वस्तुओं की हानि हुई, 3/8 गुणे 100, इसको हम निकाल लेंगे, तो इसका आंसर आएगा आपका 37.5। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न दिखाया जाए। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 25% लाभ अर्जित करता है। यदि वह उसी वस्तु को आधे मूल्य पर बेचता है तो हानि प्रतिशत क्या है? एक व्यक्ति जो है वस्तु को किसी वस्तु को बेचता है तो उस पर जो है 25% लाभ कमाता है, ठीक है। यदि फिर दोबारा उसको आधे मूल्य पर अगर बेचे तो हानि कितनी होगी? तो माना कि उस व्यक्ति ने उस वस्तु को 100 रुपये में खरीदा, ठीक। अब 25% लाभ कमाया उसने, तो 100 का हो गया 25%, 25, तो उसकी वस्तु पड़ी जाके 125 की उसने बेची, 100 रुपये की करेगी, 25% लाभ कमाया, ठीक है। तो 100 प्लस 25, 125 की उसने बेच दी, सही है। तो विक्रय मूल्य हो गया आपका 125 रुपये। अब यदि उस वस्तु को आधे में बेचता है, अब उसने 125 में बेचा, अब यदि इसको आधे में बेचता है, मतलब 62.5, मतलब 62.5 रुपये में अगर वो बेचता है तो उसको हानि कितनी होगी? तो उसने 100 में खरीदी थी ना, तो 100 में से हम 62 माइनस कर देंगे 62.5, तो आपका आ जाएगा 37.5, आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न दिखाया जाए। यदि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि क्षेत्रफल समान रहे? यदि उसके आयत में 25% की वृद्धि की जाती है, उसकी आयत में 25% की 25 की वृद्धि की जाती है, ठीक है, 25 की वृद्धि की गई, 25% की, तो मतलब 25/100 हो गया। अब 25 की वृद्धि हुई है, यहाँ पे 25 की वृद्धि हो गई, ठीक। इसको हल कर लेंगे हम, 25/125। अब कहा गया है कि उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो मतलब जितनी उसके लंबाई में वृद्धि होगी उतनी ही उसकी चौड़ाई में कमी करनी पड़ेगी, तो उतने ही प्रतिशत निकालने के लिए 100 से हम गुणा कर देंगे, ठीक। इसका आंसर हो गया 20%। जितनी ही उसकी लंबाई में वृद्धि की जाएगी उतने ही प्रतिशत की उसकी चौड़ाई में कमी करनी पड़ेगी, तो लंबाई में हमने वृद्धि जो निकाल ली है 20% की हुई, उसकी जो लंबाई में 25% की वृद्धि हुई है तो उसकी चौड़ाई में 20% की कमी देखी जाएगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखा जाए। एक रेलगाड़ी 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 12 घंटों में तय करती है, तो वह दूरी 14 घंटों में तय करेगी, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी? अब देखिए, इसमें एक बहुत ही आसान फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये आपने पढ़ा होगा, सभी पढ़े हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है, चाल दी गई है आपकी, तो यहाँ पे हमें चाल दी गई है और आपको समय दिया गया है, तो दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर हो गया आपका चाल होगी 84 और गुणे समय हो गया 12, तो आपकी दूरी निकल आएगी, ये आपकी आ गई दूरी 84 गुणे 12, ठीक है। अब दूरी आ गई 84 गुणे 12, ये आपकी दूरी आ गई। अब 14 घंटों में तय करनी है तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी? अब ये आपकी दूरी निकल आई है। अब इसको अगर हमें यहाँ पे क्या पूछा है, गति क्या होगी, तो हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी निकल रही है तो समय हमारा है 14 घंटे।
अब इसको हम हल कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 72। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं। शांत जल में नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा गति जो है 3 किलोमीटर घंटा है। यदि नाव 8 घंटे में किसी दूरी तक जाकर वापस आ जाती है तो दूरी कितनी है? ठीक है, तो यहाँ पे शांत जल में नाव की जो गति है वो 6 किलोमीटर है। ठीक है, तो और धारा की गति है वो 3 किलोमीटर घंटा है। यदि नाव 8 घंटे में किसी दूरी तक जाकर वापस आ जाती है तो दूरी कितनी होगी? तो माना दूरी x है। ठीक है, माना दूरी x है। तो जो धारा की गति है और जो नाव की गति है, तो नाव की गति है 6 और धारा गति है 3, तो ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, और वही इधर कहा गया है कि 8 घंटे में किसी दूरी तक जाकर वापस आ जाती है, तो वापस आती है 8 घंटे में आती है वापस। ठीक है, तो यहाँ पे 8 घंटे में आती है वापस, तो वापस जब आएगी तो वो आपकी होगी धारा की गति के विपरीत होगी, तो 6 - 3 हो जाएगा। यहाँ पे जब गई थी तो 6 + 3 हो गया। ठीक है, गति, और जो यहाँ पे वापस आएगी तो 6 - 3 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? दूरी निकालनी है। तो हम इसको जोड़ देंगे। माना हमारी दूरी कितनी है? x है। फिर से समझते हैं, माना हमारी दूरी x थी। ठीक है, अब x थी, अब जो है ये 6 किलोमीटर घंटा, तो हमारा ये जो है ये आपका समय है। ये जो आपका पूरा ये समय निकला है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जब दूरी बटे 4 हो गया तो समय होता है, तो यहाँ पे x बटे 6 + 3, जब आप समझ रहे हैं ना, देखिए जब ये x हमारी दूरी है और ये बटे में आपका है 6 + 3, ये आपकी हो गई 4, तो दूरी बटे 4 होता है समय, और ये जाने का समय है आपका और ये आपका आने का समय है। ठीक है, अब इनको हम जाने आने का समय जोड़ देंगे तो किसके बराबर है? वो आपका जो है 8 घंटे के बराबर है। वो 8 घंटे में जाती है वापस आ जाती है, तो इसको हम हल कर लेंगे। तो जब इसको हम हल करेंगे, ठीक है, इसको आप नोट करते रहिएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका 18 किलोमीटर, ये आपकी दूरी आ गई। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं। 35,000 रुपये की एक राशि को चक्रवृद्धि ब्याज वाली एक योजना में निवेश किया गया। यदि ब्याज दर 25% प्रतिवर्ष है तो 2 वर्ष बाद कितना मिश्रधन प्राप्त होगा? ये सबसे अलग क्वेश्चन आया है सबसे लास्ट में। इसका एक फार्मूला होता है, मिश्रधन का एक फार्मूला होता है। मिश्रधन बराबर होता है चक्रवृद्धि ब्याज मतलब P। मिश्रधन को हम A से व्यक्त करते हैं, तो मिश्रधन बराबर होता है चक्रवृद्धि ब्याज मतलब P। चक्रवृद्धि ब्याज को हम P से व्यक्त करते हैं +1 + R। तो यहाँ पे R आपका जो है ब्याज है बटे 100 की पावर n। यहाँ पे n क्या है? समय है। फिर से समझ लीजिए आप इस फार्मूला को, और ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। ठीक है, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे A आपका हो गया मिश्रधन, P आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, और R आपका हो गया ब्याज, और N हो गया आपका वर्ष। तो इस फार्मूला में हम इन सभी जो इनके सबके मान दिए गए हैं ये सब हम इसी में रख देंगे। ठीक है, तो जो है हमारा मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। तो हम चलिए रखते हैं A बराबर 35,000 1 + 20/100 पावर 2। इसको हल करेंगे हम, तो यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, 1/5, तो यहाँ पे आपका हो गया 6/5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 50,400। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।